जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में पढ़ने वाले हैं। एक नए यूनिट का शुरुआत कर रहे हैं, हिस्ट्री का। ठीक, तो इसमें हमारा पहला यूनिट है ज्योग्राफी, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, उसके बाद सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हम लोग यूरोप में देखेंगे। ठीक, अब यूरोप में देखेंगे, यूरोप के बाद में फिर धीरे धीरे भारत की ओर चला जाएगा। ठीक, तो देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले ये शब्द जानते हैं कि राष्ट्रवाद, यूरोप तो एक महाद्वीप है। ठीक, अब महाद्वीप की अगर बात की जाए तो महाद्वीप पूरे पृथ्वी पर, ठीक, जो पूरी हमारी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी, इस पूरी पृथ्वी पर 71% भाग पे क्या है? जल है। ठीक, और शेष 29% भाग पे क्या है? स्थल है। तो इस जो 29% भाग है, इस 29% भागों को, जो पूरे 29% भाग जो है, ये पूरा 29% भाग को 7 बड़े बड़े भूखंडों में बटा हुआ है। ठीक, और यही 7 भूखंड आगे जो है इसको महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो हमारे पूरे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक, उन 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। ठीक, यूरोप महाद्वीप को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ये जो यूरोप आता है ये 6 नंबर पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 6 नंबर पर आता है यूरोप महाद्वीप। ठीक, तो यूरोप महाद्वीप में देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप जो कि ये सबसे विकसित महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप जो कि विकसित है, तो ये विकसित सबसे पहले हुआ। आज जो सबसे ज्यादा विकसित है, तो इससे विकसित होने का कारण है कि बहुत पहले से इसमें विकसित होना प्रारंभ हो गया। तो यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना यहाँ से उपजी कि पूरे विश्व में धीरे धीरे फिर राष्ट्रवादी भावना का जागृत होने लगा। ठीक, तो देखते हैं यूरोप जो है एक महाद्वीप है, और इस महाद्वीप में जो कि महाद्वीप है, तो इसमें कई सारे देश आएंगे, छोटे छोटे कुछ बड़े देश, ऐसे करके इसमें बहुत सारे देश थे। तो जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम की भावना, यानी देश प्रेम की भावना जब लोगों के अंदर जागृत होने लगी, यानी राष्ट्रवाद की भावना आने लगी, तो ये देश धीरे धीरे यहाँ पर जो राज्य थे छोटे छोटे और जो देश थे छोटे छोटे, वो फिर अपने आप को, जो निरंकुश शासक थे यानी राजाओं की शासक से अपने आप को मुक्ति दिलाने लगे, और फिर ये लोग एक लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगे। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय होता है, ये संभवतः माना जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले यूरोप से ही चालू हुआ है राष्ट्रवाद की भावना। और यही कारण है कि हम लोग क्लास 10th के सिलेबस में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में सबसे पहले राष्ट्रवादी यानी लोकतंत्र की भावना लोगों के मन में कहां से जागी? तो यूरोप से जागी। पहले राजा हुआ करते थे, जो ज्यादा शक्तिशाली होता था शासन सत्ता उसके हाथ में होती थी। राजा जो कहता था वही उसका वचन ही उसका शासन होता था। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, मेरा वचन ही मेरा शासन है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राष्ट्रवाद यानी लोगों में समानता की भावना जो पनपी, वो यहीं से हुआ, यूरोप से। ठीक, तो यही कारण है इसके यूरोप महाद्वीप को सिलेबस में डालेगा। तो यूरोप महाद्वीप में देखते हैं कि ये क्रांतिकारी भावना कहां से जागृत हुई। तो यूरोप में जो हम लोगों को मुख्यतः पढ़ना है क्लास 10th के सिलेबस में, वो हम लोगों को पढ़ना है 1804 से। ठीक, 1804 में नेपोलियन संहिता आता है, और वो नेपोलियन संहिता यानी जब यहाँ पर 1804 में नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर बैठता है, फ्रांस जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक, फ्रांस की गद्दी पर जब 1804 में 1800 में जब बैठता है, तो 1804 में यहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसा कानून लेकर आता है कि लोगों को काफी हद तक समानता की भावना मिलती है, यानी समान कर देता है सारे लोगों को। उससे पहले का समाज हम लोगों को देखना है कि आखिर इससे पहले यानी 1804 के पहले जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति क्यों हुई थी, यानी यूरोप में क्यों हुआ था। एक्चुअल में जो हम लोगों को पढ़ना है 1789 में, यानी यहाँ पर 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि 14 जुलाई यूरोप महाद्वीप में यानी जो सबसे पहली क्रांति हुई, ठीक, यूरोप में, वो कब हुआ था?
तो ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था, सबसे पहली बार क्रांति हुआ था। ठीक, तो ये क्रांति 14 जुलाई 1789 में तो हुआ था, लेकिन इसके पहले कोई भी क्रांति, अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे का बहुत लंबा टाइम पीरियड ऐसा होता है कि वो खिचड़ी पकेगी और फिर अचानक में आक्रोश लोगों के मन में बनेगा और फिर जाके लास्ट में वो आक्रोश एक क्रांतिकारियों के रूप में निकलेगा। ठीक, तो ये जो आक्रोश था 14 जुलाई 1789 वाला, इसके पीछे की जो बहुत सारी ऐसी घटना रही होगी जो आप लोगों ने 9th के क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो 9th के क्लास में जाइए। 9th के क्लास का 2 क्लास, यहाँ पर 2 क्लास 9th का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का पहला और दूसरा क्लास, इसको जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए 9th के क्लास के जो है, वहां पर 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इतिहास है, इतिहास को जब तक लाइन से नहीं, ऐसे श्रृंखलाबद्ध रूप से नहीं पढ़ेंगे कभी नहीं समझ में आएगा। इतिहास केवल अगर ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत कठिन है इतिहास की, ये जल्दी याद नहीं होगा, डेट याद नहीं होगा, इसके नाम याद नहीं होंगे। लेकिन जब इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे, एकदम कहानी लाइन बाय लाइन, एकदम घटनाओं को जोड़ते हुए चलेंगे। फिल्म हमें क्यों याद हो जाती है कि पहले सीन में क्या हुआ, दूसरे सीन में, क्योंकि वो एक क्रमबद्ध रूप से चलता है और एक घटना घटित होती है। वही घटना इतिहास भी है। इतिहास को समझ के पढ़ो, कभी नहीं भूलेगा। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इसको आराम से एकदम समझ के पढ़ लिए तो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। अगर इसको नहीं समझे तो जीवन में कभी नहीं याद होगा, रटेंगे तो कभी नहीं याद होगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि क्लास 9th का 2 वीडियो जाके शुरुआत का देख लो। क्लास 9th के प्लेलिस्ट में 2-3 वीडियो भी 2-3 क्लास हुआ है जल्दी, तो वो 2 क्लास जरूर देखें, पहला और दूसरा। ठीक, बाकी यहाँ पर तो सिलेबस में है 1804 से, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम को ये थोड़ी पता होता है कि जब बच्चे 9th क्लास में होते हैं, जैसे आप लोग 9th क्लास में थे तो उतना मन लगा के तो पढ़ा नहीं होगा, तो सब लोग घूमते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2 क्लास जरूर देखना। चलो वो घटना हम बताते हैं कि आखिर 14 जुलाई को जो यहाँ पर घटना घटित हुई, वो घटना की शुरुआत कहाँ से हुआ। घटना की शुरुआत तो बहुत पहले से हुआ था, 1600 ईस्वी से, लेकिन हम 1600 से नहीं पढ़ाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे 1774 से। ठीक, ये डेट जरूर पकड़ के चलना। 1774 के बाद में फिर 89 आएगा, 1804 आएगा, यानी अभी हम लोग बैक हैं। ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय यहीं से होता है 1774 में, जब तो 1774 में यहां पर हम लोग पढ़ेंगे 1774 से। ठीक, 1774 में क्या हुआ, 1774 में जो फ्रांस था, यानी यूरोप महाद्वीप का एक देश फ्रांस, यही फ्रांस से सबसे पहले उदित होती है। ठीक, इसीलिए 9th में पढ़ा होगा, फ्रांसीसी क्रांति पहला चैप्टर रहा होगा। तो 1774 में फ्रांस की गद्दी पर एक राजा बैठता है जिसका नाम था लुई 16वां। ठीक, जिसमें लुई 16वां गद्दी पर बैठता है, लुई 16वां गद्दी पर बैठता है फ्रांस में 1774 में। अब 1774 में जब ये गद्दी पर बैठता है लुई 16वां, तो इसकी एज कितनी थी, 20 वर्ष की इसकी एज थी। और इसने गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद जो है अपना विवाह किया, और विवाह किया इसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से। किससे, मेरी एंतोइनेट से। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से इन्होंने विवाह किया, और विवाह करने के बाद इन्होंने अपना बहुत ज्यादा धन जो है अपने विवाह में खर्च कर दिया, क्योंकि दूसरे देश की राजकुमारी से विवाह किया, यानी बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किए। और उसमें कोई हिसाब नहीं होता है। जो राज परिवार होते हैं उनके पैसा खर्चा जब वो करते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और वो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किए। और जब ये विवाह किए तो उसके बाद में एक और घटना इनके साथ हुई कि ये ब्रिटेन ने 13 देशों के ऊपर कब्जा कर रखा था जो अमेरिका का था। ठीक, ब्रिटेन ने 13 देश के ऊपर कब्जा कर रखा था जो अमेरिका का था। अब ये लुई 16वें ये गए अमेरिका के साथ मिलके ब्रिटेन से युद्ध कर लिए। अब इस युद्ध में लुई 16वें की लगभग 2 अरब, इसमें वहां की मुद्रा है लिब्रे। ठीक, 2 अरब लिब्रे का ये पहले से कर्जा थे। गद्दी पर बैठने के बाद जब इन्होंने विवाह किया और युद्ध लड़े तो ये इनका कर्जा हो गया 10 अरब लिब्रे। ठीक, अब इनका कर्जा ही इतना भयानक हो गया कि 10 अरब और 2 12 अरब का कर्जा हो गया इनका, और ये कर्जा बहुत भयानक था। ये जो कर्जा लिए थे इसका, ये तो कर्जा था ही 12 अरब, इसका जो सूद था, ठीक, ब्याज,
वो ब्याज बहुत ज्यादा हो गया इनका, यानी ब्याज जो है प्रति वर्ष ब्याज इस पे लगने लगा, ये अपनी ब्याज की अदायगी ही नहीं कर पा रहे थे लुई 16वें। अब जब ये गद्दी पर आए तो ये अपनी इस वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए इन्होंने फिर कर लगाना चालू कर दिया, यानी टैक्स इन्होंने लगाना प्रारंभ कर दिया। अब टैक्स ये किस पे लगाएंगे, जो कि फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, यानी फ्रांसीसी समाज जो था, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। ठीक, ये 3 स्टेट्स में फ्रांसीसी जो फ्रांस का समाज बटा हुआ था, प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग आते थे, ठीक, द्वितीय स्टेट्स में कुलीन वर्ग आते थे और तृतीय स्टेट्स में जो अन्य लोग थे यानी सामान्य जनता आती थी। अब ये जो पूरा सामाजिक व्यवस्था थी फ्रांस की, वो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामान्य जनता। अब जो पादरी वर्ग थे ये लोग जो है बहुत ज्यादा, यानी इनको सरकार को टैक्स नहीं देना होता था, ये लोग, इनको विशेषाधिकार था कि ये लोग सरकार को टैक्स नहीं देंगे, उल्टा ये लोग सामान्य जनता से ये टैक्स वसूलेंगे, एक धार्मिक कर वसूलेंगे जिसका नाम है टाइद। ठीक, टाइद नामक टैक्स ये लोग सामान्य जनता से वसूल सकते थे। और कुलीन वर्गों को भी विशेषाधिकार था कि ये लोग भी सरकार को टैक्स नहीं देंगे, बल्कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भी जनता से, यानी सामान्य वर्ग, क्योंकि ये टैक्स देंगे नहीं और ये टैक्स इनको भी नहीं, ये भी नहीं देंगे, तो ना ये इनसे टैक्स ले सकते हैं, ये भी टैक्स इन्हीं से लेते थे और ये कुलीन वर्ग भी एक टैक्स लेते थे जो सरकार को भी नहीं देते थे टैक्स। वो टैक्स था सामंती व्यवस्था। ठीक, सामंती कर लेते थे। अब ये सामंती कर, ये टाइद कर, ये दो कर सामान्य जनता के ऊपर ये लोग पहले से ले रहे थे। और यहाँ पर लुई 16वें की वित्तीय स्थिति भी खराब हो गई थी, वो लोग और ज्यादा टैक्स लगाने लगे। अब लुई 16वें ने जब टैक्स लगाया तो उन्होंने कहा कि ये जो कुलीन वर्ग है, एक काम करते हैं, यानी यहाँ पर जो ये इतनी पूरी घटना हुई, ये घटना घटित होती है यूरोप में जो 14 जुलाई को जो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति होती है, उस क्रांति की पहले की घटना है ये, इसको ध्यान से समझो, ये उसके पहले की घटना है। मतलब यहाँ पर जो इसका समाज था 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक, ये पादरी वर्ग, इनका ये टैक्स खुद लेते थे, सरकार को टैक्स देते नहीं थे, बल्कि इनका जो है अलग से इनका पादरी का जो अपना चर्च के कर्मचारी होते थे, ठीक, जो उच्च वर्ग के पादरी होते थे, उनका जीवन बहुत ही भोग विलास पूर्ण होता था, यानी बहुत ज्यादा खर्चा करते थे, बिल्कुल रॉयल थे और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। सरकार का पैसा ये लोग बहुत भयानक तरीके से खर्चा करते थे, एकदम भोग विलासी थे। कुलीन वर्ग भी सरकार को टैक्स नहीं देते थे, बल्कि जनता से ही लेते थे। अब लुई 16वें की जब वित्तीय स्थिति खराब हुई, 12 अरब का जब ये कर्जा लिए, अब ये लोग भी क्या किए कि कहे कि अब सरकार भी इन्हीं के ऊपर टैक्स लगा सकती थी, लेकिन सरकार ने कहा, यानी लुई 16वें ने कहा कि इनके ऊपर भी टैक्स बढ़ाओ और जो कुलीनों को दिया जाने वाला विशेषाधिकार है कि ये लोग टैक्स नहीं देंगे और ये सामंती टैक्स जो लेंगे वो लुई 16वें के खजाने में डालेंगे, तो इसका इन लोगों ने विरोध कर दिया। कुलीन वर्गों ने कहा कि देखो, हम तो जो है एकदम पैदाइशी कुलीन हैं और ऐसा नहीं होगा कि हम जो है टैक्स दें, यानी आई एम कुलीन, मैं टैक्स दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कुलीन हूं, मैं टैक्स नहीं दूंगा। अब हो गया बवाल, यहाँ पर बवाल ये हो गया कि ये सब जो है यहाँ पर राजा के यहाँ, मतलब उनकी जो है जो राज दरबारी होते हैं उनके यहाँ एक नियम होता है कि सरकार अगर कोई भी टैक्स लगाएगी तो सभी, यानी तीनों स्टेट्स के लोगों को बुला के और सबसे जो उसके दरबारी में होंगे वो सबको बुला के सबसे राय लेंगे कि ये टैक्स होना चाहिए कि नहीं। तो अब लुई 16वें ने एक अपनी सभा बुलाई। ठीक, यहाँ पर लुई 16वें बैठे अपना कुर्सी उर्सी पे, और यहाँ पर प्रथम स्टेट्स के लोगों को बैठाया गया और यहाँ पर द्वितीय स्टेट्स के लोगों को बैठाया गया। 300 लोगों को बुलाया गया, 300 प्रथम स्टेट्स के लोग, 300 द्वितीय स्टेट्स के लोग, इनको बढ़िया कुर्सी दिया गया और बढ़िया ये लोग बैठे। ठीक, अब सामान्य यानी तृतीय स्टेट्स के लोगों को बुलाया गया, 600 लोगों को। अब ये 600 लोगों को पीछे खड़ा कर दिया गया, 300 इधर 300 इधर। अब बीच में बैठे लुई 16वें। अब ये जो है एक नया कर का प्रस्ताव रखे। अब जिसका विरोध कर दिए ये लोग कुलीन वर्ग, कहे कि ऐसा थोड़ी होगा कि हम टैक्स देंगे,
हम टैक्स ले रहे हैं और आप कह रहे हैं हमसे टैक्स नहीं, मतलब हम एक टैक्स ले रहे हैं वो तो ना ले, चलो ठीक है, लेकिन अब हम अपना भी टैक्स लें। और ये कुलीन वर्ग के लोग से ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे ये लोग, ये केवल जो इनका केवल समुदाय था कुलीन वर्ग का, ठीक। बल्कि ये लोग ना तो धनी थे, ना तो पढ़े लिखे लोग थे, ना तो इनकी कोई, एक तरीके से कह दे सकते हैं कि ये केवल और केवल ये इस समुदाय में पैदा हुए कि ये कुलीन है, इसलिए इनको विशेषाधिकार दिया जा रहा था। उनसे ज्यादा योग्य लोग थे सामान्य वर्ग में। अब इस बात का इन लोगों को चिढ़ भी था कि हम इन कुलीनों से ज्यादा योग्य हैं और हमको जो है इज्जत नहीं दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, कोई बकलोल आदमी आके तुम्हारे ऊपर बैठेगा और तुम्हारे ऊपर शासन करेगा तो कैसा लगेगा कि इनको आता जाता है नहीं ABCD और आके हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। और तो और इनका किसी चीज का नहीं था, इनके पास पैसा भी नहीं था उतना जितना इन लोगों के पास था। तो अब इन लोगों के पैसे का भी घमंड, अपनी योग्यता है, केवल वो कुलीन परिवार में पैदा हो गए, बहुत बड़का तोप हो गए, तो इसका जो है विरोध भी ये लोग कर रहे थे शुरू से ही। चलो पादरी वर्ग तो ये चलो धार्मिक व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, उसका कोई नहीं दिक्कत है, लेकिन इन लोगों की सबसे ज्यादा जो है खुन्नस थी इन दोनों लोगों में, सामान्य और कुलीन में। इनका दोनों लोगों को कभी नहीं बैठा यहाँ पर, और यही मिल गया मौका। यहाँ जब इन लोगों ने विरोध किया कि हम टैक्स नहीं देंगे, तो इन लोगों ने कहा ठीक है, यहाँ पर पारित ही हो गया कि 1 वोट इस तरफ के लोग देंगे, 1 वोट इस तरफ के लोग देंगे, और 1 वोट ये दोनों लोग मिलके देंगे, यानी 600 लोग मिलके 1 वोट देंगे, और जिसका 2 वोट होगा वो जीत जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर लेकिन ये लोग भी बड़े होशियार थे, तृतीय स्टेट्स वाले। इन लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेट्स 1 वोट, ऐसा नहीं होगा, जितने लोग इस सभा में आए हैं वो सारे लोग वोट देंगे, ठीक। अब ये लोग होशियार क्यों थे? क्योंकि 300 ये और 300 600 लोगों की इनकी संख्या थी और 600 ये लोग थे, तो और 600 में से कुलीन वर्ग वाले आधा तो वैसे गुस्साए थे कि हमारे ऊपर टैक्स लगेगा, तो आधा कुलीन वाले हो गए थे इनके पक्ष में कि टैक्स अब नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, और तो ये हार जाते। और इसका जो है इन राजा साहब ने विरोध कर दिया, कहा कि देखो ऐसा नहीं होगा, जो पहले से व्यवस्था आई है वही होगा। तो इन लोगों ने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब पढ़े लिखे व्यक्ति थे। कहा अब ऐसा नहीं होगा, 1 व्यक्ति 1 वोट, ठीक, 1 मत 1 व्यक्ति, और सारे लोगों से अगर इस सभा में अगर इस प्रकार से राजी हो, अगर कानून बनता है तो सब टैक्स देंगे, अगर नहीं बनता है तो नहीं देंगे। तो यहाँ पर बवाल हुआ और यहाँ पर अंततः बात नहीं मानी गई, और बात नहीं मानी गई, ये लोग अपना इस सभा को छोड़ के चले गए, जो तृतीय स्टेट्स के लोग थे, और ये सभा छोड़ के चले गए। उसके बाद में ये लोग गए और फिर घर नहीं गए, ये लोग गए एक जो है वर्साय में एक स्थान था, एक चर्च में वर्साय में एक चर्च में ये लोग रुके और अपना संगठन बनाया। कहा कि अब जो है भयानक बवाल होगा, अब कुछ नहीं, अब इन लोगों का टारगेट हो गया कि अब कुछ नहीं, अब पादरी वर्ग को भी हटाओ, कुलीनों को हटाओ, सबको समानता का अधिकार दो, नहीं तो फिर अब हम राजा का सिंहासन फेंक देंगे उठा के यूरोप से, फ्रांस से। अब भयानक बवाल हुआ, 7000 लोग पहले दिन इकट्ठा हो गए, यानी अब 7000 लोग। अब इनके अभी लुई 16वें को गद्दी पर बैठे हुए कितना दिन हुआ, 1774 में बैठे थे, और 1774 से घटना घटी, और फिर लगभग 1780 के पास में लगभग 82 से ये घटना चलने लगी, और ये घटना चलते चलते ये घटना अब यहाँ पर 7000 लोग इकट्ठे एक चर्च में इकट्ठा हुए, और ये लोग निकल लिए वर्साय से, फिर ये पेरिस की सड़कों पर निकल लिए, और पेरिस की सड़कों पर निकले, और निकलने के बाद में सीधा जो है केवल और केवल जो है नारा लगाते हुए निकले, धावा बोलते हुए कि अब जो पादरी वर्ग को दिया जाने वाला विशेषाधिकार है ये खत्म किया जाए, जो कुलीनों को दिया जाने वाला विशेषाधिकार है उसको खत्म किया जाए, और तो यानी सभी समस्त पूरे फ्रांस की जनता को समानता का अधिकार दिया जाए। अब यहाँ से लोग निकले चर्च से और पेरिस की ओर चले। अब पेरिस की ओर चले तो रास्ते में एक बास्तील का किला था, बास्तील का किला, और इस बास्तील के किले पर राजा साहब को बहुत ज्यादा घमंड था, एक निरंकुश शासन का एक प्रतीक था ये बास्तील का किला, निरंकुश शासन का एक बहुत ही जो है प्रतीक माना जाता है कि वहां से पूरा शासन, पूरे जो निरंकुशवाद शासन होता है यही से पूरे यूरोप में लागू होता था, और इसमें बहुत भयानक यहाँ पर जेली थी, सबको उसी में पकड़ के डाला जाता था, जितना भी वहां पर हथियार होता था यहीं पर रखा जाता था। जनता ने
जब जनता निकली तो उसको रास्ते में मिल गया बास्तील का किला, तो जनता ने सोचा बास्तील का किला मिल गया है, इसको भी उड़ा देते हैं। जनता गई और इस बास्तील के किले को तोड़ डाली, पूरा किला पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा तोड़ डाला, पूरा किला ही गिरा दिया। इतनी भयानक गुस्साई हुई थी जनता। अब किला ये पूरा गिरा दिया किला, और किला गिराने के बाद में यही नहीं रुका, इस किले की दीवारों को लाया गया बाजार में, छोटे छोटे टुकड़े करके बेचा जाने लगा कि देखो लुई 16वें का जो बास्तील का किला है, जिसको बहुत घमंड था कि निरंकुश शासक है, देखो उस किले को हम बाजार में बेच रहे हैं। और उस किले को जो है बाजार में बेचा जाने लगा, बास्तील किले को, जिसपे बहुत ज्यादा घमंड था कि निरंकुश शासन कभी खत्म नहीं होगा, उस शासन के किले को बाजार में बेचा गया। और जनता यहाँ रुकी नहीं बल्कि आगे बढ़ती रही, और बढ़ते बढ़ते तब तक आ गया था, यानी ये जो घटना आगे बढ़ने वाली प्रतीत हुई वो हुआ 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई की सुबह 1789 को जनता पेरिस की सड़कों पर निकली और रास्ते में बास्तील के किले को तोड़ा, और बास्तील के किले को बाजार में बेचा भी छोटे छोटे टुकड़े करके। और जनता वहां रुकी नहीं बल्कि ये प्रक्रिया जो है चलता रहा। चलते चलते ये हो गया 1799, और 1799 में आखिरकार यानी 14 जुलाई 1789 को जनता निकली थी सड़कों पे, और जनता रुकी नहीं, मतलब ये क्रांतिकारी घटना चलता रहा। और चलते चलते ये घटना ये घटना 1789 की घटना, ये सुबह 14 जुलाई की सुबह ये घटना प्रारंभ हुआ, पेरिस की सड़कों पर निकले, और फिर ये घटना कभी बंद नहीं हुआ। ये चलते चलते 1789 में जब राजा ने ये मान लिया कि ठीक है, इन सारे लोगों का जो विशेषाधिकार है उसको खत्म करते हैं, और तब इन लोगों ने यही नहीं माना बल्कि लुई 16वें को भी गद्दी से हटा दिया गया। और लुई 16वें को गद्दी से हटा दिया गया, तब जाके जनता ने वहां पर राहत की सांस ली और लुई 16वें के सिंहासन समेत उनको उखाड़ फेंका जनता ने। तब जाके आगे चलकर 1798 और 1700 और 1800 यानी 99 में ये घटना घटी। उसके बाद 1800 में जाके नेपोलियन गद्दी पर बैठता है। ठीक, 1800 में नेपोलियन गद्दी पर बैठता है, फ्रांस की गद्दी में। 1799 में लुई 16वें को गद्दी समेत उनको वहां से हटा दिया जाता है और इन सारे लोगों को विशेषाधिकार खत्म कर दिया जाता है, कोई राजा नहीं होता। तब जाके जो है नेपोलियन गद्दी पर बैठता है, और जब नेपोलियन गद्दी पर बैठता है तो वो देखता है कि यहाँ की जनता बहुत गुस्साई हुई है। तब वो नेपोलियन क्या करता है कि अपने यहाँ एक कानून बनाता है, एक कानूनी बुक बनाता है। जैसे आज का संविधान होता है उसी प्रकार से नेपोलियन ने भी अपनी एक किताब बनाई, एक कानून बनाया जिसको बोला गया नेपोलियन संहिता। और नेपोलियन ने अपनी जो कानून लागू किया वो नेपोलियन संहिता के नाम से 1804 में लागू हुआ। अब नेपोलियन संहिता में क्या था, उसके कानून में यानी उसका जो बुक था, कानूनी बुक था संविधान जैसा, उसमें ये डाला गया कि पादरी वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं है, कुलीन वर्गों को कोई विशेषाधिकार नहीं, ये लोग कोई टैक्स नहीं वसूलेंगे, धार्मिक कोई कर नहीं वसूल सकते। सामान्य जनता जो तृतीय स्टेट्स के लोग हैं, अब ये कोई स्टेट्स नहीं होगा बल्कि सारी जनता, समस्त फ्रांस की जनता एक समानता के साथ रहेगी। ठीक, इसमें किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, सारी जनता एक जैसी होगी। ठीक, और उसी प्रकार से नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ। ठीक, तो ये थी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के पहले की कहानी। ठीक, जो ये कहानी घटित होती है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामान्य जनता से, जो आके 1804 में नेपोलियन गद्दी पर बैठता है, तब जाके ये क्रांतिकारी की भावना खत्म होती है। लेकिन फिर ये आगे चलकर ये क्रांतिकारी की भावना जागृत होती है जब नेपोलियन भी गद्दी हार जाता है। क्योंकि ये कहानी याद रखना, कि जैसे अमेरिका के साथ मिलके फ्रांस ने ब्रिटेन को हराया था और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह किया था। अब जब इनको हटा दिया जाता है यानी लुई 16वें को मार दिया जाता है, हटा दिया जाता है गद्दी से, तो ऑस्ट्रिया भी गुस्साएगा कि देखो हम जो है अपनी राजकुमारी का विवाह उस लुई 16वें के साथ किए थे और वहां की जनता ने उसके साथ बहुत भयानक सलूक किया, जिसमें जो नेपोलियन भी अगुआ था क्योंकि तभी वो गद्दी पर बैठा है। तो अब जो है हमारी राजकुमारी का जो है हटाए हैं, अच्छा नहीं किए हैं, बदला लेंगे जरूर। तो बाद में फिर बदला लेते हैं और फिर ब्रिटेन भी उधर
देख रहा था कि अमेरिका के साथ मिलके बहुत गलत काम किए हो। मौका मिलेगा तो बताएंगे तुम्हें, पटक के मारेंगे। और फिर आगे चलकर जो हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1804 से आगे की घटना। ठीक, तो इतिहास पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक, बहुत मजा आएगा, जुड़े रहिए सब लोग। और अगर कोई भी डाउट्स अगर रह जाता है तो उसको तुरंत पूछिए, तुरंत उसको बताया जाएगा। ठीक, और वीडियो को शेयर भी करिए आप लोग, और लाइक तो करते ही नहीं हैं तो उसको भी करिए, और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए, ताकि जो स्टूडेंट सही प्लेटफॉर्म नहीं पाते हैं उनको भी सही प्लेटफॉर्म मिल सके। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक, और सब्सक्राइब तो करना भूलेंगे ही नहीं। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।